प्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद शाम में ज्योग्राफी की क्लास लेंगे, हिस्ट्री वगैरह सब बंद था। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने समान संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रजनन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रजनन कहेंगे। प्रजनन, इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एक समान उत्पत्ति करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। इसमें एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन ये कैसे होता है? इसके लिए किसी नर मादा की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक ही कोशिका टूटकर दो भागों में बंट जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कई टाइप के होते हैं, सब समझिए कौन कौन टाइप के होंगे सब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ये एक कोशिका है, ठीक है, एक सेल है, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस से धीरे धीरे डिवाइड होने लगा और डिवाइड होके जैसे देखिए बीच का एक न्यूक्लियस है और वो दो भाग में थोड़ा सा चपटा हुआ, फिर बीच से कट गया, एक अलग हो गया एक अलग हो गया। इसमें किसी भी मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक ये देखिए एक पौधा है, हाइड्रा बोलते हैं इसको। छिछरा बिना खूने का जिंदा रह सकता है, मरता ही नहीं है, ये हाइड्रा ही है। अब इस हाइड्रा का ये पौधा देखिए, ये स्टेज फर्स्ट देखिए, इसमें से हल्का सा एक निकला हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसी का दूसरा स्टेज देखिए, ये जो निकला हुआ था ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तीसरा स्टेज देखिए, जो और निकला था ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, अपने इसकी तरह फैमिली बना लिया। चौथे स्टेज में देखिएगा ये कट के इससे अलग हो गया, एक स्वतंत्र पेड़ बना लेगा। तो ऐसी तरह के प्रजनन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें नर मादा की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। इसमें आपका अलैंगिक जनन के कई टाइप होते हैं। एक होता है कि विखंडन की क्रिया कहते हैं, जैसे ये टूट गया है, ये विखंडन फ्यूजन होता है। एक ये वाला रिप्रोडक्शन होता है, इसे हम बडिंग कहते हैं। बडिंग में क्या होता है कि शरीर के किसी एक हिस्से से वो चीज निकलती है और आगे जाके बन जाती है। आलू देखे होंगे, आलू का पौधा रख दीजिए, अकेले में रख दीजिए, उसको बस थोड़ा सा नमी दीजिएगा, कोई उसकी मादा अलुइन नहीं होनी चाहिए, केवल आलू रहे, उसमें आलू अलुइन थोड़ी होता है। उसको किसी ठंडे जगह पर रख दीजिएगा भीगा हुआ, उसमें से देखिएगा आंख निकलने लगता है कि शरीर के किसी एक हिस्सा से जब निकलने लगे उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा छोटे जीव जंतुओं में ज्यादा देखने को मिलता है। ये शरीर के किसी एक अंग से भी उस चीज का निर्माण हो सकता है, उसे हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं। ये कई अलग अलग चीजों में होता है। ज्यादातर ये विखंडन की जो क्रिया होती है, एक कोशिका दूसरे में बढ़ जाती है। और बडिंग का होता है, इसे कायिक जनन कह सकते हैं, कि शरीर के किसी एक अंग से एक ऐसे अंग का उभार होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होकर कट के अलग हो जाता है और वो एक नए पौधे का रूप ले लेता है। तो ये दो टाइप का मेनली हो जाते हैं। हालांकि इससे उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेनली होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। मादा जैसे मानव में कौन सा होगा? मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फूल वगैरह में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक नर फूल होता है, एक मादा फूल होता है। अब हम लोग थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल। इसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये जब होता है तो इसे हम लोग कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब एक नर और एक मादा जो होती है संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए कोई एज बाउंडेशन है कि नहीं? अब 5 साल का लड़का 5 साल की लड़की प्रजनन थोड़ी कर सकते हैं। तो पता कब चलेगा कि ये प्रजनन कर सकते हैं कि नहीं? तो इसके लिए इनका एक पीरियड टाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है?
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को हम कहते हैं द्वितीयक या गौड़। द्वितीयक मतलब गौड़, गौड़ लैंगिक जनन। गौड़ लैंगिक कैरेक्टर का मतलब होता है क्या चीज, अरे उसका पहचान एक तरह से कह सकते हैं। ये क्या चीज होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसे कहते हैं जिसको देखकर या जिसे सुनकर आप ये आभास कर सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। समझेगा, जैसे एक छोटा लड़का है, उसको फ्रॉक बना देंगे तो लड़की लगने लगेगी, और कोई छोटी लड़की है उसको जीन्स बना देंगे तो लड़का लगने लगेगा। तो आखिर पता कैसे चलेगा कि ये लड़का है कि लड़की, जब तक उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आता है। जैसे मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या आ जाते हैं, इसका दाढ़ी आने लगता है मेल का। ये दाढ़ी क्या चीज है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। दाढ़ी देख के बता देंगे ना जी लड़का है कि लड़की है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसके गर्दन पे एक उभार आ जाता है जिससे कि इसकी ये घाटी निकल जाती है। आवाज क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। साउंड से इसके बता सकते हैं आवाज क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। इसके बदन पे बाल आने लगते हैं, छाती पर, पेट पर, शरीर पर, अलग अलग जगह पे ऐसे शरीर पर बाल आने लगते हैं। तो ये क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसे को कहा जाता है। इससे कि आप लड़का लड़की में इजीली डिफाइन कर सकते हैं। लड़कियों में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता है, उनकी आवाज पतली होने लगती है, उनका ब्रेस्ट उभार होने लगता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, फीमेल में मेल में स्पर्म बनने लगता है। तो ये इस क्रिया को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हालांकि ये तो नॉर्मल चीज है, इसको सब लोग जानते हैं। अब हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में अब हम जननांग के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, जननांग के बारे में। तो जनन करने की क्रिया में जो भाग लेता है उसे जननांग कहते हैं। क्या कहेंगे, जननांग। जनन की क्रिया में भाग लेगा उसे क्या कहेंगे, जननांग। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल में अलग और फीमेल में अलग होते हैं। मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग देखते हैं। मेल और फीमेल, मेल का जो जनन अंग है वो शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर, जबकि फीमेल का जनन अंग, मुख्य जनन अंग शरीर के अंदर होता है। मुख्य जनन अंग शरीर के अंदर, मेल में शरीर के कहाँ होता है, बाहर होगा। इस मेल में मुख्य जनन अंग जो होता है वो टेस्टिस होता है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है, टेस्टिस की संख्या 2 होती है। यही मेन जनन अंग है, ये मेन जनन अंग है टेस्टिस। इसकी संख्या कितनी होती है भाई, 2। मेल में कितने टेस्टिस, 2। फीमेल में ओवरी होती है टेस्टिस की जगह पे, ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस को सेफ्टी देने का काम, इसके बाहर एक मांस होता है जिसे हम लोग कहते हैं इपिडिडिमिस। वो आपके काम लायक नहीं है इपिडिडिमिस, वो मेडिकल के लड़के जो रहते हैं उनको बायोलॉजी ज्यादा पूछता है। ये क्या हो गया, टेस्टिस। टेस्टिस से नसें निकली रहती हैं, 2 नसें, ये नसों को हम लोग कहते हैं वैस्क डिफरेंस। इस नसों को हम लोग कहते हैं वैस्क डिफरेंस। ये आगे जाकर पेशाब की नली में मिल जाती है पेनिस के थ्रू, ये पेशाब की नली में जाके मिल जाती है पेनिस में। अब ध्यान दीजिए, मेल के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो ये टेस्टिस होता है। टेस्टिस, इसे कहते हैं वृषण। ये मुख्य जननांग है, इसी के अंदर स्पर्म बनता है, और ऊपर तो किडनी के थ्रू पेशाब आ रहा है, ऊपर से तो पेशाब आ रहा होता है किडनी के थ्रू, तो पेशाब भी पेनिस के रास्ते बाहर चला जाएगा। और इस टेस्टिस के अंदर 2 चीजें बनते हैं, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन। वो इसी के रास्ते, इस वैस्क डिफरेंस के रास्ते वो किससे चले जाते हैं, पेनिस से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्म कहते हैं, सिस्म। सिस्म, पेनिस को हिंदी में क्या कहेंगे, सिस्म कहेंगे। और ये है हमारा, ये क्या चीज हो गया भैया, ये वैस्क डिफरेंस। वैस्ट डिफरेंस, ध्यान से अब इसमें समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है, यानी मुख्य नर जननांग पेनिस होता है या टेस्टिस होता है, तो ये कुछ पेनिस का केवल काम होता है स्पर्म को आगे पहुंचा देना या पेशाब को बाहर निकालना। ये मुख्य जननांग नहीं है, मुख्य जननांग टेस्टिस होता है। बैल जो होता है ना, बैल जब पैदा होता है तो सांड होता है, सांड, लेकिन उस सांड में क्या निकाल दिया जाता है, दोनों टेस्टिस निकाल दिया जाता है तो बैल हो जाता है। अब उसके पास जनन की क्षमता खत्म हो जाती है। बकरी का जो बच्चा होता है ना, बकरा जिसको बोलते हैं ना, बोकवा महकते रहता है जो, तो बोकवा के अंदर ये टेस्टिस होता है, लेकिन लोग उसे पालते नहीं, 1-2 आदमी ऐसे छोड़ देता है। तो जिसको खसीर पालना रहता है वो क्या करता है कि बोकवा का ये जो होता है ना टेस्टिस, उसको काट के निकाल
निकाल के फेंक देता है। तो ये जो होता है यही मुख्य जनन अंग है। तो मुख्य जनन अंग कभी भी पेनिस ना होके मुख्य जनन अंग टेस्टिस होता है, यानी वृषण होता है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाहर सेफ्टी देने का काम कौन करता है? इपिडिडमिस। एक परत होती है, इपिडिडमिस होती है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाहर एक परत होती है मांस की, इपिडिडमिस कहते हैं उसे। क्या कहेंगे? इपिडिडमिस। लिख देते हैं यहाँ पर इपिडिडमिस। कभी कभी क्या होता है, इस टेस्टिस पर मेल को चोट लग जाने की वजह से इस टेस्टिस का आकार बड़ा हो जाता है, इसमें फ्लूइड यानी पानी भर जाता है, लिक्विड भर जाता है इसमें, जिस वजह से टेस्टिस का साइज बड़ा हो जाता है एक नॉर्मल स्टेज, जिसे हाइड्रोसिल की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में मेडिकल वगैरह में उसे छांट दिया जाता है। ऐसे एज यूजुअल उसे बहुत ज्यादा कोई मतलब सीरियस बीमारी में इसे नहीं गिना जाएगा, बट मिलिट्री एंड आर्मी डिफेंस सेक्टर में इसे क्या कहा जाता है भैया? अनफिट कर दिया जाता है। तो ये इपिडिडमिस में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। ये हो गया टेस्टोस्टेरोन। इसमें क्या क्या चीज बनेगा भैया? टेस्टिस में क्या क्या बनेगा? तो टेस्टिस में ध्यान से देखिए क्या क्या बनेगा। एक बनेगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है भैया? ये एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। अब ये टेस्टिस, दूसरा इसमें क्या बनेगा? स्पर्म। स्पर्म बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्म, बीज बोलते हैं उसे स्पर्म, शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु। 2 चीज बनते हैं किसमें? टेस्टिस में। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, जब कभी भी टेस्टिस से स्पर्म को बाहर आना होता है वो किस नस के थ्रू आएगा? वैस नामक नस के थ्रू आएगा। वैस नामक नस के थ्रू आता है और पेनिस से बाहर वो चला जाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन भी बनते रहता है इसमें, और वो टेस्टोस्टेरोन बाहर कैसे आएगा? इस वैस डिफरेंस से बाहर आएगा। किससे आएगा? इस वैस, पूरा नाम होता है इसका वैस डिफरेंस। किधर से? पेनिस से बाहर निकल जाएगा। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, इसकी वजह से बदबू वगैरह भी आती है। कुत्ते में, शेर में, जानवरों में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी, उसको सूंघने की क्षमता होती है। एक नॉर्मल आदमी टेस्टोस्टेरोन को नहीं सूंघ सकता है, लेकिन कुत्ते, बिल्ली, जानवर किसे सूंघ लेते हैं? टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन को। इसलिए कुत्तों को देखिएगा, वो अपना एरिया पे बाउंड्री बनाते हैं, उस एरिया पे जाके वो पेशाब कर देते हैं। उन्हें पता है कि उनके टेस्टिस में क्या बन रहा है? टेस्टोस्टेरोन। और हर इंसान, मतलब कुत्तों की टेस्टोस्टेरोन को सूंघने की क्षमता होती है। वो समझ जाएगा कि ये दूसरे मोहल्ला का कुत्ता है, हम लोग उससे मोहल्ला डिसाइड हो जाता है। अब मान के चलिए कोई मोहल्ला है, तो ऐसे एरिया है, तो सब कोनवा पे जा जाके थोड़ा थोड़ा अलग अलग कुत्ता, उस मोहल्ला के जितना कुत्ता है सब पेशाब कर देंगे सब, कि भैया ये मेरा मोहल्ला है। अब इसमें दूसरा कुत्ता आएगा तो सूंघते हुए आएगा, कहेगा इस ससुरा का तो नहीं, तो दूसरे का मोहल्ला है आप, तो इसलिए वो उसमें एंट्री नहीं करता है। कभी कभी इन कुत्तों से गलती हो जाता है। मान के चलिए कि उन्हें यहाँ बाउंड्री बनानी है, कुत्तों को अपनी बाउंड्री बनानी है, और उस बाउंड्री पर वहां पर किसी ने अपनी मोटरसाइकिल रात में खड़ी कर दी या दिन में खड़ी कर दी, या वहां पर अपनी कार खड़ा कर दिया, और कुत्तों को लगा कि भैया ये यहाँ से जाएगा नहीं मोटरसाइकिल या कार, एक काम करते हैं इसी पर पेशाब कर देते हैं। वो कुत्ते वगैरह किस पे पेशाब कर देते हैं? इसी पे पेशाब कर देंगे। अब यहाँ पेशाब कर देंगे, बाउंड्री कहाँ बन गई भैया? इस कार या मोटरसाइकिल पे बन गई। अगले 1-2 दिन बाद मोटरसाइकिल या कार वाला आएगा, अपने कार लेके जाएगा, अब भैया उसके कार या मोटरसाइकिल पर कुत्ते ने पेशाब कर रखा, और वो जिस जिस मोहल्ले में जाएगा वो कुत्ता सूंघ लेगा, से साला दूसरा कुत्ता आ रहा है, उसको लगता है कि मोटरसाइकिल के अंदर कोई कुत्ता बैठा होगा या फिर कार के अंदर बैठा होगा तभी महक रहा है। इसलिए देखिएगा, सारे मोटरसाइकिल को कुत्ते नहीं दौड़ाते हैं, या जितनी कार जाएगी सबको नहीं दौड़ाएगी। जिस कार पर रात में कुत्ता पेशाब किया होगा उसी को ये लोग दौड़ाते हैं। तो इस टेस्टोस्टेरोन हो गया। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल में ही पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। इसलिए जंगल में जो मिलिट्री जाती है तो उसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर आप जंगल में कहीं कैंप कीजिएगा ना, तो जहां सोइएगा उसके इधर उधर थोड़ी दूरी पर पेशाब कर दीजिएगा। इस पेशाब करने से क्या होता है, जंगली जानवर सूंघते हैं, उन्हें लगता है किसी दूसरे जानवर का इलाका है, वो इसे अनजान जगह में घुसना नहीं चाहते हैं। तो ये हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये उत्तेजित हार्मोन है, उत्तेजना उत्पन्न करता है। अब ये दाढ़ी वगैरह में टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है तो दाढ़ी मोछ सब आने लगते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा होता है। स्पर्म आपको समझते हैं, स्पर्म एक बाल, मेल का स्पर्म जो होता है लगभग 5
5 से 7 ml शरीर से बाहर आता है। उसमें लगभग 20 लाख स्पर्म होते हैं। एक 7 ml स्पर्म में लगभग 20 लाख शुक्राणु होते हैं। शुक्राणुओं का आकार इस टाइप का होता है, ऐसे 20 लाख शुक्राणु पाए जाते हैं। एक बार के स्पर्म के शरीर से बाहर आने पर जो स्पर्म की टोटल संख्या होती है, स्पर्म काउंट लगभग 20 लाख आ जाते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं। और इस 20 लाख में 2 कैटेगरी के होते हैं, एक पूंछ वाले, एक बिना पूंछ वाले। तो लमसम आधा पूंछ वाले, आधा बिना पूंछ वाले। जनन का कार्य केवल पूंछ वाले कर सकते हैं, बिना पूंछ वाले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूंछ वाला अपने पूंछ के दम पे ही आगे भागता है। पूंछ वाला ही अपने पूंछ के दम पर ही आगे भागता है। ये रही बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हम आपसे पूछते हैं सवाल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मुख्य अंग पेनिस का या फिर टेस्टिस का? तो आपका जवाब होना चाहिए किसका? टेस्टिस का। पेनिस केवल क्या करता है? पेशाब को बाहर आने का रास्ता देता है और स्पर्म को अंदर मादा के शरीर में पहुंचाने का बस एक मार्ग प्रदान करता है, बाकी ये मुख्य अंग नहीं है। एक बात बताइए, किसी मानव या किसी जानवर से अगर आप चाहते हैं कि ये मतलब रिप्रोडक्शन ना कर सके, बच्चे को जन्म ना दे सके, तो अगर आपने क्या काट दिया, पूरा दोनों टेस्टिस निकाल दिए, जैसे टेस्टिस निकाल देंगे तो उसका टेस्टोस्टेरोन बनाने वाला चीजें खत्म हो जाएगा, वो टेस्टोस्टेरोन बना ही नहीं पाएगा और ना ही वो क्या बना पाएगा, स्पर्म बना पाएगा। तो उसके अंदर से उत्तेजना ही खत्म हो जाएगी। वो फीमेल को देखेगा, उसे कोई मतलब नहीं है। जैसे देखते हैं बैल, सबको कोई मतलब नहीं रहता, गाय है क्या है कोई मतलब नहीं। खस्सी सबको देखते हैं, कितना सुंदर बकरी आ जाएगी, नहीं देखेगा सब। समझा? क्यों? क्योंकि उत्तेजना के लिए टेस्टोस्टेरोन का होना जरूरी है और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टिस में बनता है। तो अगर आप किसी का परमानेंट नसबंदी करना चाहते हैं तो उसको क्या कर दीजिए, टेस्टिस से काट दीजिए। जैसे ये क्रिया जानवरों में होती है, किसमें? जानवरों में। पुरुष में ऐसा नहीं होगा, होने का तो हो ही जाएगा लेकिन भैया पुरुष बर्बाद हो जाएगा। तो डॉक्टरों ने एक बीच का उपाय किया पुरुषों के लिए। उसने क्या किया, इस नस को ही ब्लॉक कर दिया। किसको? इस नस को ब्लॉक कर दिया। इस नस को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, काट के ऑपरेशन कर दिया इसको। ये सब कुछ शरीर में ही रहेगा, बस इस नस को ब्लॉक कर दिया। ठीक है। अब स्पर्म का जीवन काल 20 से 30 मिनट होता है। तो अब ये स्पर्म जो है 20 से 30 मिनट बाद इसके जो स्पर्म होते हैं ये मर जाते हैं। स्पर्म जो होते हैं ये मर जाते हैं, इनका पूंछ टूट जाता है, ये मर जाते हैं। अब ये क्या करता है डॉक्टर, ऑपरेशन करके मेल के अंदर नसबंदी करके ये वाली वैस नस को क्या करता है, काट देता है। अब स्पर्म बनेगा और वो आने का रास्ता ही नहीं है। 20 मिनट बाद वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। स्पर्म किसी काम का नहीं रह गया, 20 मिनट बाद खराब हो जाएगा। शरीर के अंदर जो होते हैं सब वही, वो तो क्षमता होती है, वो किसी भी खराब चीज को लाइसोसोम वगैरह खत्म कर देता है। तो मेल के अंदर नसबंदी करने के लिए टेस्टिस को काटना चाहिए या वैस को काटना चाहिए? तो भाई टेस्टिस को काटेंगे तो दूसरे दुनिया में चल जाएगा। क्या काटा जाता है? वैस। इसलिए इस चीज को वैस्कोटॉमी कहते हैं। वैस्कोटॉमी क्या कहेंगे? वैस्कोटॉमी। जब हम वैस को काटते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वैस्कोटॉमी। वैस काटने की क्रिया को क्या करते हैं? वैस्कोटॉमी के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत? वैस्कोटॉमी। इपिडिडमिस कहाँ पाया जाता है? तो भैया इपिडिडमिस जो होता है ये पाया जाता है टेस्टिस के बाहर। मुख्य जनन अंग टेस्टिस। टेस्टिस में बनने वाले दो चीज, एक हार्मोन बनेगा टेस्टोस्टेरोन, एक स्पर्म बनेगा शुक्राणु। इसे बाहर निकालने वाली नस का नाम वैस डिफरेंस। अगर इस नस को काट देंगे तो ना स्पर्म बाहर आएगा ना आपका टेस्टोस्टेरोन रहेगा। बनेगा जरूर, उत्तेजना होगी, लेकिन मतलब वो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर पेनिस सेकेंडरी है, वो मुख्य जनन अंग नहीं है। ठीक है। सेम ऐसे ही कंसेप्ट होता है फीमेल में। सेम टू सेम फीमेल में भी सेम कंसेप्ट होता है, लेकिन फीमेल में एक चीज डिफरेंस हो जाता है। देखिए ध्यान से, यहां पर जंक्शन पॉइंट मेल में इसी नली से पेशाब आएगा और यहीं से स्पर्म आएगा। यहाँ ऊपर से किडनी से इसी ग्लैंड के पास से क्या आएगा, पेशाब आएगा और यहीं से स्पर्म आएगा। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता, उसमें पेशाब के लिए अलग और फीमेल में स्पर्म न बन के ओवम बनता है तो ओवम के लिए अलग होता है। तो अब
अभी हम ये जननांग समझ जाते हैं, फिर जब जननांग समझ जाएंगे तब समझेंगे कि लड़का कैसे होता है। फिर लड़के में भी ससुरा झमेला क्या है कि लड़का की झिल्ली में रहता है, अल्ट्रासाउंड से कैसे पता चलता है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। उसके बाद भी ससुरा एक वही झमेला होता है कि सेरोगेट मदर क्या है। सेरोगेट मदर समझ जाएंगे तो एक नया झमेला हो जाता है कि ससुरा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, फिर आईवीएफ बेबी यानी इन विट्रो बेबी किसे कहा जाता है। उसके बाद जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। जुड़वा में भी ससुरा समस्या क्या है कि जुड़वा दो टाइप का होता है, एगो का शकलिया एक जैसा मिलता है और कुछ ऐसा जुड़वा होता है सब जिसका शकल एक जैसा नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग फीमेल जननांग को देखते हैं। ये था पुरुष जननांग, नर जननांग। नर जननांग होगा, मादा जननांग बच गया ना। मादा जननांग के बारे में चलते हैं। देखिए, जनन अंग कौन सा जननांग भाई? फीमेल। फीमेल जननांग के बारे में देखते हैं। जिस तरह से मेल में अगर देखेंगे तो दो ठो क्या था, टेस्टिस था, एक तो आपका दो ठो वैस ट्यूब था। टेस्टिस की संख्या मेल में 2, वैस नामक नसों की संख्या 2, और ये निकले कैसे? पेनिस से। किडनी से जो आया था वो भी इसी पेनिस के रास्ते चला गया था। लेकिन फीमेल में थोड़ा सा, ज्यादा का नहीं थोड़ा सा का डिफरेंस है। देखिए, फीमेल में भी 2 ठो ओवरी होता है। फीमेल वाला फिगर ही होगा, बना देते हैं। देखिए, ये फीमेल जननांग हो गया। मेल से तुलना कीजिए। देखिए, जिस तरह से मेल का मेन रिप्रोडक्टिव जो मुख्य जननांग है, मेल का क्या सा जो मुख्य जननांग है वो 2 ठो टेस्टिस है, उसी तरह से फीमेल का मुख्य जननांग ये दोनों ओवरी है। क्या भाई? ओवरी है। महिला का मुख्य जनन अंग कौन सा है? ओवरी है। कौन है? ओवरी है। पुरुष का मुख्य जनन अंग कौन सा है? ओवम है। सॉरी, ओवम कर रहे हैं, टेस्टिस है। कौन सा है? टेस्टिस। टेस्टिस में कितने तरह का हार्मोन? 2 तरह का, टेस्टोस्टेरोन और एगो स्पर्म बचा है। मादा का मुख्य जनन अंग कौन सा है? तो ये ओवरी है। कौन सा है? ओवरी है। ये बताओ, दोनों टेस्टिस से अलग अलग नसें निकली थी जिसे हम लोगों ने क्या कहा था? वैस। क्या कहा था? वैस। उसी तरह से दोनों ओवरी से अलग अलग नसें निकलती हैं। इन नसों को कहा जाता है फॉलोपियन ट्यूब। इन नसों को कहा जाता है फॉलोपियन ट्यूब। इन नसों को क्या कहा जाता है? फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब। दो नसें होती हैं, दोनों को क्या कहते हैं? फॉलोपियन ट्यूब। नर का मुख्य जननांग क्या होता है? टेस्टिस। मादा का मुख्य जननांग क्या होता है? ओवरी। टेस्टिस से आने वाली नसों को वैस डिफरेंस, जबकि ओवरी से आने वाली 2 नसों को हम क्या कहते हैं? फॉलोपियन ट्यूब। क्या कहेंगे? फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब यहां पर हो जाता है ये हो गया ओवरी, ये बीच वाला हो जाता है यूट्रस। ये बीच वाला क्या होता है? यूट्रस। बीच वाला यूट्रस। ये बीच वाला क्या हो गया? यूट्रस हो गया। अब एक बात बताओ, बच्चा कहाँ रहता है? जो बच्चा माँ के पेट में जन्म लेता है वो 9 महीने तक कहाँ पे रहता है? पेट में नहीं रहता है, यूट्रस में रहता है। पेट में तो खाना खाते हैं लोग। कहाँ रहता है? यूट्रस में रहता है। कहाँ रहता है भैया? यूट्रस में रहता है। कहाँ रहेगा? यूट्रस में रहेगा। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। यूट्रस का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। यूट्रस का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? सर्विक्स, कर्विक्स कहलाता है। कर्विक्स के बाद नीचे से वजाइना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर 2 नसें होती हैं। एक कर्विक्स का हिस्सा जो जाता है, अब यहाँ पहले एक एक करके समझते हैं, एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे। ओवरी, मादा का मुख्य जननांग कौन सा होता है? ओवरी। क्या होता है भैया? ओवरी। मादा का मुख्य जननांग क्या होता है? ओवरी। ओवरी में क्या बनता है? ओवम। ओवरी में क्या बनता है? ओवम।
क्या बनेगा? ओवम। ओवम को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडा। जबकि मेल के टेस्टिस में क्या बना था? टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म बना था। देखो भैया, ये बनेगा ओवम। एक इस महीने ओवम इधर बनेगा तो अगले महीने ओवम इधर बनेगा। क्या फीमेल में एक ओवरी होती है या दो ओवरी? तो आंसर आएगा दो ओवरी। कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास एक ओवरी पाई जाती है? तो एक जीव है जिसका नाम है, मतलब पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं उनमें एक ही ओवरी पाई जाती है, क्योंकि वो अगर ओवरी दोनों रहेंगे तो उनका शरीर भारी हो जाएगा और वो उड़ नहीं पाएंगे। तो जितने भी पक्षी होते हैं, पक्षी मतलब होता है कि बर्ड्स, वो बर्ड्स में एक ही ओवरी पाई जाती, जबकि गाय, भैंस, बकरी, जानवर जितने मानव वगैरह, इनकी जो मादाएं होती है उनमें दो दो ओवरी पाई जाती है। ओवम जो बनता है वो एक महीने इस ओवरी से, अगले महीने दूसरी ओवरी से, एक महीने इस ओवरी से, अगले महीने दूसरी ओवरी से। अब ध्यान से समझिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए बाबू। टेस्टिस में बना था स्पर्म। इस स्पर्म को ले जाने वाली नस का नाम था वैस। क्या नाम था? वैस। अब आप आंसर दीजिए कि इस ओवरी में बनने वाले ओवम को ले जाने वाली नस का क्या नाम होगा? इस ओवरी में बनने वाली नस को ले जाने वाले का नाम क्या होगा? इस नस का नाम फॉलोपियन ट्यूब, वो तो लिखा ही हुआ है फॉलोपियन ट्यूब। तो देखिए कॉमन लेते चलिए, एकदम कॉमन कॉमन। देखिए पुरुष में स्पर्म बनेगा दोनों टेस्टिस में, मादा में ओवम बनेगा ओवरी में, एक बार इस ओवरी में एक बार इसमें। स्पर्म को ले जाने वाले नस को कहेंगे वास्ट डिफरेंस, ओवरी को ले जाने, ओवम को ले जाने वाले नस को कहेंगे फॉलोपियन ट्यूब। अगर मेल के अंदर, अगर पुरुष के अंदर इस वैस डिफरेंस नामक नस को काट दें तो पुरुष की हो जाती है नसबंदी, और अगर महिला में ये ट्यूब को काट दें, फॉलोपियन ट्यूब को काट दें, तो हो जाती है नलबंदी, क्योंकि इसमें एक पतला नस था, इसमें एक मोटी नली है, इसलिए पुरुष वाले को कहते हैं नसबंदी और महिला वाले को कहते हैं नलबंदी। इंग्लिश में इसका वैस काटा गया तो वैस्कोटॉमी, इसमें ट्यूब काटा गया तो ट्यूबेकोटॉमी। याद रखिएगा, ट्यूबेकोटॉमी महिला नसबंदी, वैस्कोटॉमी पुरुष नसबंदी। महिला नसबंदी को नलबंदी कहते हैं, पुरुष नसबंदी को नसबंदी कहते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, सिमेट्रिक देखने को मिलता है आपको। चलिए बाबू, अब हम लोग इसको काटते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। किसे काटते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग मेंसुरेशन साइकिल को यहाँ हम लोग समझ जाते हैं, एक रफली व्यू। मेंसुरेशन साइकिल यानी पीरियड या मासिक चक्र जिसे कहते हैं, ये क्या होता है? ध्यान से समझिए। ओवम जो होता है, ये ओवम ओवरी में बनता है। ओवम किस में बनता है? ओवरी में। इसे बनने में लगभग 7 दिन लग जाते हैं, एक 1 वीक मान के चलिए। तो जब इसमें बन रहा होता है, इसमें बन रहा होता है, उस दौरान इसमें नहीं बनता है। क्या दोनों ओवरी एक साथ काम करते हैं? नहीं। अगर करेगा तो अपवाद में गिनती आ जाएगा, बीमारी में चला जाएगा। आजकल ससुरा कोनो बीमारी हो जा रहा है। तो अप्रॉक्स 1 सप्ताह लगता है बनने में। तो हम ये मान लेते हैं कि जनवरी का महीना, तो जनवरी के महीने से हम मान के चलते हैं, समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। तो पहला सप्ताह जो लगेगा वो ओवम को बनने में ही लग जाएगा। ओवम कंप्लीट बनेगा नहीं, बनने में ही लग जाएगा। ये क्या है भैया? ये वजाइना, और यहाँ पर क्या है? यूट्रस है। स्पर्म जो होता है, मेल का स्पर्म वेजाइना के रास्ते कहाँ डिस्चार्ज होता है? यूट्रस में आता है। और यूट्रस के बाद वो सीधे कुछ स्पर्म इधर की ओर भागते हैं और कुछ स्पर्म उधर की ओर भागते हैं। कुछ स्पर्म इधर भागते हैं, कुछ स्पर्म इधर भागते हैं। मान के चलिए इस महिला के यूट्रस में स्पर्म आया, तो स्पर्म की संख्या तो 20 लाख होती है। तो जो स्पर्म इधर गया वो तो किसी काम का नहीं, क्योंकि इस महीने जैसे मान के चलिए जनवरी का बनता, तो इस बार तो ये वाला ओवम जो है, ओवरी जो है, ओवम बना ही नहीं रहा। केवल वही काम आएगा जो इस साइड आएगा, और इस साइड जैसे जैसे स्पर्म आएगा तो स्पर्म की लाइफ टाइम ज्यादा देर की होती नहीं है, 20 से 40 मिनट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो ये सोचेगा हमको कोई ना कोई ओवम मिल जाए जिससे हम क्या कर जाए, फर्टिलाइज कर जाए, मिल जाए।
तो ये ससुरा इधर आया, आने के बाद देखा कि इधर तो ओवम बन ही रहा है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसका फर्स्ट वीक जो होता है, उस फर्स्ट वीक में ओवम कंप्लीट बना नहीं रहता है, अभी फर्स्ट वीक में वो बन ही रहा होता है। इसलिए अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जस्ट खत्म है तो जो पहला वीक रहेगा उसमें ये ओवम जो है वो अभी बन ही रहा है। इसलिए इस दौरान अगर स्पर्म आता भी है तो ससुरा उधर गया तो वैसे ही खत्म किसी काम का, और इधर आएगा तो ये पहला वीक में बन रहा है। लेकिन दूसरा वीक और तीसरा वीक, पहला वीक भले बर्बाद हुआ क्योंकि भैया अभी बन ही रहा था, लेकिन दूसरा वीक एकदम सुटेबल हो जाता है, तीसरा वीक एकदम सुटेबल हो जाता है। तो अगर दूसरे वीक में स्पर्म कहाँ आ गया? यूट्रस में। जो उधर गया वो तो किसी काम का नहीं, जो इधर आया अब की बार वो देखेगा कि भैया एक सप्ताह बीत गया, अब ये दूसरा सप्ताह में मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, तो वो फॉलोपियन ट्यूब में किससे आके मिल जाएगा? ओवम से। क्योंकि ओवम जब विकसित हो जाता है यानी दूसरे और तीसरे सप्ताह में चला जाता है, तो यह ओवम जो है, यह ओवम क्या करता है? ओवरी को छोड़कर थोड़ा आगे आ जाता है। ओवरी को छोड़ के क्या करता है? आगे आ जाता है। ओवरी को छोड़कर आगे आ जाता है। तो स्पर्म और ओवरी, सॉरी, स्पर्म और ये ओवम, इन दोनों का मिलाप यानी ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। आप कहां पर? यूट्रस में करेगा कि ओवरी में करेगा कि फॉलोपियन ट्यूब में करेगा? आप बताइए। स्पर्म और ओवम एक दूसरे से कहां मिलते हैं? स्पर्म और ओवम एक दूसरे से कहां मिलते हैं? यूट्रस में नहीं। आंसर होगा यूट्रस में तो स्पर्म आता है, इसके बाद ये जाता है फॉलोपियन ट्यूब में। कहां मिलेगा? ओवरी में। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ओवरी में जो वही ओवम रहते हैं जो मैच्योर नहीं है। जैसे ये मैच्योर होते हैं कहां चले जाते हैं? फॉलोपियन ट्यूब में। और उसे तो आई हो रहा है कहां से? फॉलोपियन ट्यूब से। इसीलिए डॉक्टर वहां फॉलोपियन ट्यूब काट देता है। तो स्पर्म और ओवम कहां मिलते हैं? फॉलोपियन ट्यूब में। क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले हफ्ता में ये मिलेंगे तो कोई काम का होगा? नहीं। किस सप्ताह में? दूसरा और तीसरा सप्ताह में। ये स्पर्म यहाँ 2 सप्ताह वेट करता है। पहला सप्ताह तो ये केवल बनने में चला गया, अगले 2 सप्ताह ये फॉलोपियन ट्यूब में वेट करेगा। और अगर यहाँ पर कोई स्पर्म नहीं आया इस दौरान, अब ये धीरे धीरे ये क्या होगा? डैमेज होना चालू हो जाएगा, डैमेज होना चालू हो जाएगा। और चौथे सप्ताह में, कौन सप्ताह में? चौथे सप्ताह में ये पूरी तरह से बाहर आना चालू कर देगा। धीरे 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 यूट्रस वजाइना के रास्ते चला जाएगा वापस, क्योंकि इसको ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी भी लाइफ टाइम बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगी, 2 दिन। तो ये धीरे धीरे अब वापस जाने लगता है, जिस चीज को हम लोग पीरियड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, पीरियड्स के नाम से। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ये मेनली यही 2 सप्ताह क्या होता है? मेन होता है। यानी समझ रहे हैं यहाँ पे? मेरी ध्यान से देखो, पहला सप्ताह तो बनने में ही खत्म हो गया, और मेन रिप्रोडक्शन यानी प्रेगनेंसी की संभावना ज्यादा हो जाएगी दूसरे और तीसरे सप्ताह में। हालांकि डॉक्टर इसका एक्यूरेट फॉर्मूला रखे रहते हैं। आपको डॉक्टर थोड़े ना हम यहाँ बना रहे हैं। डॉक्टर बनना है तो नीट के एग्जाम में तैयारी कीजिए, एम्स में, या नौकरी लेना है, डॉक्टरी नहीं करना है। ठीक है, तो वो लोग का एक अलग फॉर्मूला होता है, हम आपको एक रफली आइडिया बता रहे हैं। तो दूसरे से तीसरे सप्ताह में इसमें फर्टिलाइजेशन की संभावना ज्यादा होती है। दूसरे सप्ताह में 80% चांसेज है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। तीसरे सप्ताह में थोड़ा सा घट जाता है। चौथे सप्ताह में 10 से 5% बचता है, क्योंकि यहाँ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब तब हुआ रहता है कि अभी भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये खराब हो चुका है, अब मतलब पीरियड के रास्ते शरीर के बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रेगनेंसी के लिए जो टाइमिंग जो जिसे सुटेबल माना गया है वो पीरियड, देखिए पीरियड के 7 दिन पहले या 7 दिन बाद, ये टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं होती है। 7 दिन पहले मान के चले किसी को 10 तारीख को पीरियड है, तो उससे 7 दिन पहले और पीरियड के 7 दिन बाद उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब वहां पे जो ओवम रहेगा वो खत्म हो चुका रहेगा। अब देखिए, मान के चलिए ये जनवरी के चौथे हफ्ता में इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ, इसको स्पर्म नहीं हुआ, अब ये खत्म हो गया। अब इस बार ये नहीं बनाएगा, अब इस बार ये वाला नहीं बनाएगा। अब यहां से पीरियड से चला गया, खत्म हो गया पीरियड के रास्ते। अब ये वाला कहेगा कि इस बार अब हम बनाएंगे। इस बार क्या बनाएगा? हम बनाएगा। तो पीरियड जिस दिन आया उसके पीरियड खत्म होने के अगला 1 सप्ताह, पीरियड जैसे ये वाला पीरियड हुआ, ये खत्म हो गया, इसके अगला 1 सप्ताह तो अब ये वाला ही बनाएगा। अगला 1 सप्ताह कौन बनाएगा? इधर वाला बनाएगा। तो
जैसे ये पीरियड खत्म हुआ, पीरियड खत्म होने के 7 दिन पहले, जस्ट 7 दिन पहले, ये किसी काम का नहीं बचा था क्योंकि अब ये खराब होने वाला था। और जैसे यहाँ निकल के खत्म हो गया, पीरियड खत्म, अब कौन बनाएगा? ये वाला। और इसी दौरान जैसे यहाँ पीरियड खत्म हुआ है, इसके पहला ही सप्ताह अगर स्पर्म आता है तो स्पर्म जो इधर जाएगा अब की बार तो किसी काम का नहीं, क्योंकि इस बार ये वाला बनाएगा नहीं। जो इधर आएगा वही काम करेगा। वो देखेगा, सोचा फॉलोपियन ट्यूब तो खाली है, तो ये सोचेगा अंदर देखते हैं, यहाँ तो अभी ये मेच्योर ही नहीं हुआ है, तो ये भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन काम का कब रहेगा? दूसरा और तीसरा सप्ताह में ये मेच्योर होके कहाँ आ जाते हैं? फॉलोपियन ट्यूब में। मेच्योर होके कहाँ आ जाते हैं? फॉलोपियन ट्यूब में। अगर दूसरा या तीसरा सप्ताह में स्पर्म आया और इससे फ्यूज कर गया, तब यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं और आगे प्रेगनेंसी बढ़ने लगती है। लेकिन अगर दूसरा तीसरा सप्ताह भी नहीं हुआ, तब ये कहेगा कि नहीं, अब इसको मतलब पीरियड्स के रास्ते बाहर कर देते हैं। तो चौथे सप्ताह में ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है और 2-4 दिन मतलब ऐसे करके पीरियड से बाहर चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल टाइम जो होती है पीरियड के दूसरे या तीसरे सप्ताह होती है, और सबसे कम चांसेज होती है प्रेगनेंसी के जस्ट 1 हफ्ता आगे या जस्ट 1 हफ्ता पीछे। चलो भाई, ये तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप समझ गए, ठीक है। क्या किसी फीमेल की दोनों ओवरी एक साथ काम करती है? नहीं करती। दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती। महिला नसबंदी न होकर महिला नलबंदी होती है, उसमें फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। किसे काट दिया जाता है? फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। ये बताइए, स्पर्म और ओवम जहां मिलते हैं वो मिलते हैं फॉलोपियन ट्यूब में, चाहे वो इस साइड के फॉलोपियन ट्यूब में मिलेंगे, चाहे वो इस साइड के फॉलोपियन ट्यूब में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? फॉलोपियन ट्यूब में। एफटी फॉलोपियन ट्यूब में मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। फॉलोपियन ट्यूब में मिलेंगे। एक चीज होता है निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? जब कभी भी स्पर्म किससे जाके मैच कर जाए? ओवम से मैच कर जाए। यानी स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु, किससे मैच कर जाए? अंडाणु से। अंडा यानी अंडाणु से, अंडाणु से मिल जाए, उसे कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कितने लोग ये बता सकते हैं कि स्पर्म और ओवम कहाँ मिलते हैं? यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहाँ होता है? ओवरी में होता है, यूट्रस में होता है, या फॉलोपियन ट्यूब में होता है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो भैया निषेचन की क्रिया जब भी होगी तो निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फॉलोपियन ट्यूब में होती है। यानी यहीं पर स्पर्म और ओवम आके मिलते हैं, और मिलने के 1 सप्ताह बाद ये डगर का नीचे आते हैं, और डगर के जब नीचे आते हैं तो यूट्रस क्या करता है? उनको अपनी दीवार में चिपका लेता है। यूट्रस अपनी दीवार में चिपका लेगा। अब यहाँ से ये धीरे धीरे जाइगोट बनना चालू करते हैं। जाइगोट मतलब युग्मनज। और 4 सप्ताह बाद ये धीरे 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 विकसित होने लगते हैं भ्रूण में, यानी एम्ब्रॉय में। एम्ब्रॉय में विकसित होकर पूरी तरह से एक नए बेबी का निर्माण कर लेते हैं, और 9 महीने के अंतराल पर इस बेबी के पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। फिर डिलीवरी के रास्ते ये यूट्रस छोड़ देते हैं। यूट्रस के बाद ये कहाँ आते हैं? यूट्रस का सबसे निचला हिस्सा कर्विक्स कहलाता है। कर्विक्स, और कर्विक्स के बाद वेजाइना के रास्ते ये इनका नॉर्मल डिलीवरी होके जन्म हो जाता है। जन्म हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन में आप मत फंसे। बच्चा विकसित कहाँ होता है? तो जो बचवा विकसित हो रहा है वो फॉलोपियन ट्यूब में विकसित नहीं हो पाएगा, तो छोटा सा ट्यूब है। बचवा विकसित होता है यूट्रस में। देहात में इसी यूट्रस को लोग बच्चादानी कहते हैं। इस यूट्रस को लोग क्या कहते हैं? देहात में बच्चादानी, इसी में बच्चा रहता है, यूट्रस में। लेकिन निषेचन की क्रिया इस यानी स्पर्म और ओवम के आपस में मिलने की क्रिया कहाँ हुई है? फॉलोपियन ट्यूब में हुई है। ओवम कहाँ बना है? ओवरी में। ओवम कहाँ बना है? ओवरी में। मेच्योर कब होता है? कम से कम 1 सप्ताह लेता है मल्च बनने का। मेच्योर होने के बाद उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? वो फॉलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ये इसके आगे नहीं जा पाता है क्योंकि इसके पास पूंछ
अच्छा आ गया आ गया आ गया। कितना देर पहले गड़बड़ हुआ है? हो गया आ गया, मेरे हाथ से लग गया था। चल थोड़ा सा मेरे हाथ से माइक गड़बड़ निकल गया था। तो महिला को एजुकेशन देना ही सबसे सही रास्ता है, वरना हम तो हमारे दो करते रह जाएंगे, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करने का सबसे सटीक और एक ही उपाय है कि आप महिला को एजुकेशन दीजिए। महिला को लोग जल्दी एजुकेशन देते नहीं है, कम पढ़ाते हैं। बेटवा पढ़ लेगा, बेटिया जल्दी पढ़ती नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की कभी भी अपने आप को एक महिला समझेगी, बच्चा पैदा करने का मशीन नहीं समझेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब गवर्नमेंट भी, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें हम राशन कार्ड की कुछ सुविधाएं कम कर देंगे, सरकारी नौकरी में कुछ, मतलब ऐसे ऐसे करके ये चीजें सब अपने जगह पे सही है। बट ये कैसे बताएं? मान के चलिए कोई मरीज सीरियस है, उसको आप टेबलेट खिला रहे हैं, नहीं भैया टेबलेट की जरूरत नहीं है, सीरियस मरीज को इंजेक्शन मारो। अभी के वक्त में हर महिला को एजुकेशन कंपलसरी कर दीजिए, हर महिला को। ठीक है, महिला सबको भी जाए भाई, 8-8, 9-9 को लड़का ना होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं अब आगे। ये तो समझ में आ गया। अब स्पर्म और ओवम कैसे काम करते हैं उनके बारे में हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, ये हड्डी का नाम कमर के पास है, कैल्विकल बोलते हैं इस हड्डी को, श्रोणी मेखला। इसी हड्डी के बीच में छोटा सा यूट्रस वगैरह रहता है यहाँ पर, ये ओवरी रहती है यहाँ पर। ये शेप देख लिए ओवरी का। बच्चा कहाँ रहेगा भैया? ओवरी में ही रहता है। बच्चा का जन्म कहाँ होता है? ओवरी में होता है। ओवम कहाँ बनते हैं? तो ओवम बनते हैं ओवरी में। ओवम कहाँ बनते हैं? ओवरी में। जन्म कहाँ लेता है बच्चा? यूट्रस में जन्म लेता है। भाई कोई सब सही है जी? हाँ, आवाज सही जा रहा है ना? मेरे हाथ से लग गया था वहां पे माइक पे। देखिए अब यहाँ पे ना 3 हार्मोन बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 हार्मोन्स बनते हैं। एक का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बनने में मदद करता है, ब्रेस्ट के उभार में भी मदद करता है। दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एक कौन सा हार्मोन? 3 ठो। ओवरी के पास कितने हार्मोन? 3। एक होगा एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा रिलैक्सिन, तीसरा रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बनने में मदद किया। अब भैया एक बात बताओ, कुछ कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिन महिलाओं में ओवम बनता ही नहीं है। अब आप बताओ, जिन महिलाओं में ओवम नहीं बनेगा, अमूमन 45 साल के उम्र के बाद ओवम नहीं बनता है। ना इस वाले ओवरी में ओवम बनेगा, ना इस वाले ओवम में ओवरी बनेगा, इस ओवरी में भी नहीं बनेगा। तो 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना ही खत्म हो जाता है, 45 साल की उम्र के बाद। लेकिन कुछ महिलाओं में बीमारी की वजह से कम उम्र में ही, 25-30 साल की उम्र में ही ये ओवरी में ओवम बनता ही नहीं है। तो जब ओवम नहीं बनेगा तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे यहाँ पर। इस ओवरी के पास 3 हार्मोन। पहला एस्ट्रोजन जो क्या करता है, इस पर ओवम को बनाने में हेल्पफुल होता है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन, अब नाम से स्पष्ट है, प्रोजेस्टेरोन ये प्रोटेक्शन देगा।
प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। जो बच्चा पेट में रहता है तो पेट में ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार बड़ा हो जाता है, शुरुआत में तो एकदम छोटा सा रहता है, तो इसकी सेफ्टी देना है ना, फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता है, तो इसकी सेफ्टी, प्रोटेक्शन, गर्भ धारण करने की क्षमता, ये सब किसमें होती है, प्रोजेस्टेरोन में। अब क्या होता है कि अगर किसी महिला में एस्ट्रोजन की कमी है तो उससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होगा। अगर मान के चलिए एस्ट्रोजन सही है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल सही है, वो बच्चा भी उसके पेट में आएगा, प्रेगनेंसी भी होगी। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गड़बड़ हो गया तो सुनते होंगे किसी महिला का कहे कि 2 महीना का बच्चा था नुकसान हो गया, 3 महीना का था नुकसान हो गया। तो अक्सर वो बच्चे क्या हो जाते हैं, पेट में पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते और पहले ही बेचारे वो डिस्ट्रॉय मर जाते हैं। तो गर्भ में जो बच्चा रहता है उसे सेफ्टी, गर्भ धारण की क्षमता, ये सब का ध्यान कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रखता है। तो प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्सिन का भी नाम से ही स्पष्ट है, ये रिलैक्स देता है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है माँ के पेट से तो एकदम इजीली नॉर्मल डिलीवरी कराने में मदद करता है रिलैक्सिन हार्मोन। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये वाली जो हड्डी होती है यहाँ से, इस हड्डी को हल्का सा वो फ्लेक्सिबल बना देता है, कौन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। और यहाँ के मांसपेशी वगैरह को एकदम फ्लेक्सिबल बना देता है ताकि बच्चे का जन्म इजीली हो सके। जिस महिला में रिलैक्सिन की कमी हो जाती है उन्हें सिजेरियन ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऑपरेशन से बच्चा होता है। आज का ये आप देखिए ध्यान से, इनमें से कौन सा हार्मोन ज्यादा जरूरी है भैया, सब जरूरी है। रिलैक्सिन के में अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो रिलैक्सिन नहीं भी रहेगा तो ऑपरेशन से बच्चा हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन जो है गर्भ धारण मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद करता है, द्वितीय गौण लैंगिक क्रिया में मदद करता है, स्तन के उभार में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चे को गर्भ धारण करने की क्षमता देता है। रिलैक्सिन हार्मोन नॉर्मल डिलीवरी कराता है। क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी। ये सारे हार्मोन हमारी बॉडी में खुद ब खुद बन जाते हैं अगर हम नेचुरल काम करते रहेंगे तब। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हो गई है ना, ये महिलाओं में खराबी ये होता है, मतलब ध्यान से समझो यार, अब महिला सब इसमें बुरा मान जाएंगे। महिला को अपने नैहर में आप चपरासी की तरह खटा दीजिए, वो खट जाएगी, लेकिन ससुराल में उसको सिंहासन पे बैठने पे भी तकलीफ होता है। क्या चीज है जी ये, सिंहासन ऐसा होता है। उनको, आपको अगर यकीन नहीं हो तो आप शादी ब्याह जब होगा तो आप अपने घर से अपनी पत्नी को उसके नैहर ले जाइएगा, देखिएगा ये इतना डिस्टेंस तय करने के बाद जैसे नैहर उतरेगी, खूब हंसी खेलेगी, फलनिया से बतियाएगी, इनसे बतियाएगी, कूद कूद के काम करने लगी, मम्मी कैसी हो, बहन कैसी हो, और सहेली कैसी हो छत पे देख लेगी हमारा पहिलका वाला कैसा है, सब देख लेगी, एकदम हरिहरा के रहेगी। लेकिन वही महिला को अगर आप नैहर से इतना ही दूरी तय करके अपने घर लाएंगे तो घर में उतरते उसका पहला रिएक्शन, अरे कमर दर्द कर गया, अरे भाई थक गए पूरा, अब आराम करेंगे। ससुर इतना ही, इतने डिस्टेंस तय करके गई थी तो हुई अच्छा पूरा कूद रही थी, छटक रही थी, और वो तय करके वापस ससुराल में आई तो कमर दिखा गया। आजकल की महिलाएं सब मतलब प्रेग्नेंट होती है तो कुछ कमवे नहीं करती है, न खाएगी सब, न कमेंगे, बैठल रहेंगे सब, तो लड़कों भोदय पैदा हो जाता है। अरे माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा है ना तो उसको उसी वक्त में तकलीफ देखना है, माँ को काम करते हुए देखना है, तो उसको थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ना तो लड़का बचपने से पता है उसको कि हमको भाई पैदा होने से पहले ही हमको खट खुट कुछ लगते रहता था, चोट वोट, माँ मेहनत करती थी तो उसको तकलीफ होते रहता था। बच्चा जब पेट में रहता है तो वो एक झिल्ली में बंद रहता है, इस इम्यूनियोटिक सैक में, तो माँ थोड़ा बहुत काम करेगी, मतलब रोटी सानेगी, अब ना कि एक बार ओके पोलदार ऐसा उठाए खाती दे दोले, बहुत एक्सेस लोड नहीं बट नॉर्मल काम करेगी, सीढ़ी चढ़ेगी वो, तो इस बच्चे को भी असर आएगा, तो इसका बॉडी ये सब चीज समझ जाएगा कि भैया हमको अभी ट्रेनिंग है, पैदा होते हमको एकदम तगड़ा रहना है। लेकिन आजकल की महिला, हम प्रेग्नेंट है ना, हाँ, हमको एनएसजी कमांडो की सुरक्षा दिया जाए, हम कोई काम नहीं करेंगे, 72-74 को नौकर लगा दीजिए यहाँ पे, सच्चा प्रधानमंत्री के बंगला में ना चल जाओ तो उतना सुविधा खोजते हैं, सर लगता है जैसे प्रधानमंत्री हैं लोग यहाँ पे, तो उतना लड़का सब क्या है, माँ के पेट में है, न तकलीफ देखा, न बुखार देखा, न मेहनत करते देखा, पैदा होगा तो वही लुलुआ जाएगा, तो इनसे दौड़ा दीजिएगा तो हाँफ जाएगा, तो इनसे खिला दीजिएगा, बाबू बाबू हाथ गोड़ उठाइए तो हाथ उखड़ जाएगा, भोदा हो जाता है लड़का सब। तो आजकल ना जो
महिलाएं जिसको नहीं पता है वो एक जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिंदगी भर इसकी इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगी, बात बात पर बेचारा तबीयत खराब होगा। वही गांव देहात का लड़का को देखिएगा ना, नहीं बीमार पड़ता है। गांव का लड़का जितना मेहनत करता है ना, उतना दिल्ली मुंबई सीबीएसई वाला लड़का सबको लाएंगे तो बेचारा सब हाँफ जाएगा, क्योंकि वो पेट में ही देखा हुआ है। तो ये एस्ट्रोजन, अब इसमें कई तो चीज क्या होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी आजकल लड़कों में नहीं हो पाता है। रीजन क्या है, देखिए बच्चा जो माँ के पेट में रहता है तो वो एक झिल्ली में बंद रहता है। इस झिल्ली को कहते हैं इमियोटिक सैक। 10 बार बोलिए मेरे साथ, इमियोटिक सैक। सैक माने बोरा, इमियोटिक सैक। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो उसे क्या कहता है, इमियोटिक सैक बोलते हैं। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, इमियोटिक सैक। एक टेक्नोलॉजी आती है इम्यूनोसेप्टोसिस, उसमें क्या करता है, अल्ट्रासाउंड से देख लेता है कि लड़का है कि लड़की है। देख रहे हैं कितना मस्ती से सोया है। ये बहुत सीधा होगा, ये पैदा होगा तो बहुत सीधा होगा, जरूरत से ज्यादा। जो लड़का खचरा होता है सब, दिमाग का जो बहुत तेज लड़का होता है सब, वो माँ के पेट में अस्थिर रहबे नहीं करेगा सब। ये झिल्ली का नाम होता है इम्यूनोटिक सैक। इसमें ये प्लेसेंटा, देखिए गर्भनाल से नली दिख रहा है, ये गर्भनाल, गर्भनाल से इसको अपनी माँ से कनेक्शन रहता है, न्यूट्रिशन वगैरह सब चीज, पोषण वगैरह इसे मिलते रहता है, मस्त है एकदम। लेकिन कोनो कोनो का दिमाग बहुत चंचल रहता है, तो पेटवे में ना हाथ भाईने लगता है, उस माँ को ना उसके दर्द करने लगता है, पेटवे में उसे पैर और सीधा करने ना अंगड़ाई लेने लगता है, सब यहाँ पे, तो उस सब पेटवे में नौटंकी करता है सब। कबो कबो ससुरा इतना कचरा होता है सब कि ये जो गर्भनाल है हाथों में फंसा लेता है सब। तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो ऐसा नहीं है कि पकड़ ले हैं, हाथ में फंसा लिया है, डिलीवरी होगी तो ये नली टूट जाता है, ऐसा छोड़ देता है, कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं होता। लेकिन आजकल की महिलाओं को डॉक्टर डरा देता है, कहता है ओ माय गॉड, बच्चे ने ना प्लेसेंटा को पकड़ लिया है, गर्भनाल को पकड़ लिया, ए बउआ छोड़ देगा रे वो तो नहीं देर में, वहां पे डरा के कहता ऑपरेशन करके करना पड़ेगा। या तो आजकल क्या कहता है सब कि बच्चा ने वहीं पे लेटरिन कर दिया है, अरे ससुर नहीं, इस सब ऑपरेशन करने का टैक्टिस बना लिया। नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा जो होता है उसका शरीर किससे सबसे पहले सर वापस आता है, मतलब शरीर पे असर आता है। 3 इडियट मूवी में देखे होंगे, वो सेक्शन पाइप द्वारा वैक्यूम पाइप से उस बच्चे का डिलीवरी कराता है। तो अमूमन जितने बच्चे होते हैं उनका सर क्या होता है, पहले बाहर आता है। ऐसे बच्चे को कहते हैं सीधा पैदा हुआ है, कोनो कोनो का शायद पैर बाहर आ जाता है तो उसको कहते हैं लोग उल्टा पैदा हुआ है, कोनो कोनो उल्टा पैदा होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, गर्दन में मोच आ जाता है, गर्दन में नहीं सीधा होता है, तो आदमी गांव में खोजता है कौन उल्टा पैदा हुआ तेरे, और उससे आदमी झरवाता है, कहता है मैं लात चला दो तो तनी पैर धीरे धीरे रख देता है ना, तो गर्दन ठीक हो जाता है। भाई गांव में बड़ी बड़ी प्रचलन है ऐसा चीजों का। तो अमूमन जो बच्चा होता है, ध्यान से देखिए, बच्चा माँ से किससे जुड़ा रहता है, तो प्लेसेंटा से। गर्भनाल हो गया, ये प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, इसी से वो सारे न्यूट्रिशन वगैरह माँ से वो लेते रहता है। ठीक है, अब यहाँ समझ आ गया। जब तक ये प्लेसेंटा जुटा रहता है, इससे ध्यान से समझिएगा, पहले जो झिल्ली में रहता है उस झिल्ली का नाम बताइए क्या, इम्यूनोटिक सैक। गाय जब बच्चा देती है या बकरी जब बच्चा देती है तो देखिएगा इम्यूनोटिक सैक में से बच्चा रहता है, उसके शरीर पे इम्यूनोटिक, तो माँ गाय की या बकरी की जो माँ होती है चाट चाट के उस झिल्ली को हटाती है, उसके शरीर से उस झिल्ली को क्या कर देती है, हटा देती है झिल्ली को, फिर बच्चा धीरे धीरे खड़ा होता है। तो माँ जो होती है जब जन्म देती है तो ये इम्यूनोटिक सैक इस बच्चा को बताता है कि रे बकलवा, चिल्लाना नहीं, अभी सांस ओस नहीं लेना है तुमको, हम सारा चीज तुमको इधर से सप्लाई दे रहे हैं, हल्ला हल्ला नहीं करना है तुमको कुछ भी। तो ये बचवा कुछ हल्ला नहीं करता है। लेकिन जैसे इस बचवा को पैदा होकर बाहर आता है शरीर के बाहर, और नर्स इसको काट देती है, नर्स क्या करती है, इसको काट देती है। इसको क्या करेगी नर्स, पहले इसमें एक चिमटा लगा देगी, क्या करेगी, एक चिमटा इधर लगा देगी, एक चिमटा इधर लगा देगी, दोनों का कनेक्शन कट गया और इसको काट देगी। जैसे कनेक्शन कटता है इस ससुरा, इसके अंदर ये स्टार्ट हो जाता है, ये कनेक्शन कट गया, मतलब इसकी बॉडी को इंफॉर्मेशन आ गया कि बेटा आज के बाद तुम्हें ही सब कुछ करना है, अब तुम रो, जितना जल्दी रो तुम्हारा फंक्शन उतना जल्दी चालू हो जाएगा। तो उसको उल्टा करके पीटा जाता है, चक चक, तो क्या चिल्लाते लगते, देखते छोटका बच्चा अजीब रहेगा, अजीब ही चिल्लाता है, उसको रोने भी नहीं आता है, तो क्या जैसे चिल्लाएगा। अब कब चिल्लाएगा, उसका ये गर्भनलवा काट दिया जाता है, प्लेसेंटा काट दिया जाता है चिमटा से, और उसको बांध के रख देता है।
एगो छोटा सा पाउडर आता है जॉनसन बेबी का, इतने चुके ऊपर छिड़का जाता है। देहात में 15-20 दिन बाद उझड़ जाता है ना जी नलिया, तो नाल, उसका जो नाल है, इसको डॉक्टर क्या करता है, देहात में तो लड़का घर ही हो जाता है। हम लोग तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। हम मम्मी से पूछते अपने की, मम्मी हम ऑपरेशन से हुए थे, कहीं नॉर्मल, हम लोग तो शाम को खाना बना रहे थे, ऐसे नॉर्मल हो गया। हम लोग को देखिए कोई टेंशन नहीं दी अपने मम्मी पापा को। आजकल का लड़का ससुरा खचरा हो गया है, पैदा होते साला टेंशन दे रहा है एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। पहले जमाना का लड़का आजकल का बहुत खचरा हो गया है, ध्यान से समझिए। तो ये जो गर्भनाल होता है, ये गर्भनाल को क्या किया, काट के फिर बच्चे में से बांध दिया जाता है। 10-15 दिन बाद वो अपने से सूख जाता है। तो देहात में कहा जाता है इसको ना कहीं ले जाके खेत में गाड़ देना चाहिए, चुपके से कोई देखे नहीं, वरना देख लेगा तो इसका ब्लूटूथ कनेक्शन है, इस पे टोना जादू करेगा तो लाखों को टोना जादू हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं होता है, देहात में से बोला जाता है। तो ध्यान से समझिए, बच्चा किससे जुड़ा रहता है, इम्यूनिटिक सैक से जुड़ा रहता है। यानी शुरुआत के बच्चा जब तक 6 महीना रहता है, उसका जो नाभि होता है ना, नाभि धोड़ी, वो बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए बच्चा का जब पेट दर्द करने लगे ना, बाप बाप चिल्लाता है, पेट दर्द करता है, तो हींग जो होता है ना, हींग को पानी में, चम्मच में पानी लेके उसमें हींग भिगा देते हैं लोग, और हींग के पानी को क्या करते हैं, बच्चे के नाभि पे से, घोड़ी पे से लगा देते हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है और अंदर पेट को उसको क्या हो जाता है, रिलीफ हो जाता है। देहाती टोटका होता है, देहात में ऐसा किया जाता है। शहर वालों को पता नहीं है कि नहीं, पता होता है कि नहीं सब। तो ऐसे बच्चा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। बच्चा की झिल्ली में होता है इम्यूनिटिक सैक। माँ से किस नली द्वारा जुड़ा होता है, प्लेसेंटा द्वारा, गर्भनाल द्वारा। बच्चे का जन्म होते समय क्या शरीर से सबसे पहले बाहर क्या आता है, उसका सर बाहर आता है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब बच्चा एक ही बार में इतना बड़ा तो हो नहीं जाता है। कैसे भैया, समझो ध्यान से, एक ही बार में बच्चा ऐसे थोड़ी हो गया, डिलीवरी हो गया यहाँ पे। ये है स्पर्म, स्पर्म का ये एक्रोसोन यानी मुंह जो होता है, और ये उसके पीछे लगा हुआ है, ये माइटोकांडिया है, ये उसका पोंछ है। स्पर्म का पोंछ के रास्ते ये भागता है, ये ओवम है। अब आप बताओ भाई, ध्यान से समझो, मानव में तो मेल भी आ जाएगा, फीमेल भी आ जाएगा। तो